हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बात करेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टाइम बहुत आप लोग के पास कम बचा हुआ है तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। आप लोग वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर अग्रसर होते हैं क्योंकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तब आपके पास तब ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिया है, इसको हल कर लेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि जितना ही सिंपल दिख रहा है उतना ही ज़बरदस्त ये है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए देखने में छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6 + x - 2x² = 0 का हल कीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। देखिए एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देता है, आपको सिंपल क्वेश्चन देगा लेकिन थोड़ा टेक्निक रहेगा उसमें। ठीक है, अगर बढ़िया से इसको नहीं समझे रहेंगे तो आप इसको लगा भी नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस पहले एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार इसका सॉल्यूशन किया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे बेहतर ढंग से। देखिए आपको द्विघात समीकरण दे रखा है 6 + x - 2x² = 0। अब स्टूडेंट आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है। द्विघात समीकरण फॉर्मेट क्या होता है स्टूडेंट? ax² + bx + c = 0, ये ना होता है स्टूडेंट। देखिए तो चलिए स्टूडेंट देखिए फॉर्मेट यही होता है ना, ax² + bx + c = 0। ये आपका फॉर्मेट है द्विघात समीकरण। अब इस फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा, पहले ax² लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ax² क्या है, यहाँ पे -2x², तो पहले इसको आगे लिखना पड़ेगा प्लस x bx। ठीक है, अब हमको कौन सा उतारना पड़ेगा, इस x को। अब प्लस 6 को कहाँ कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बराबर 0 आ गया। अब स्टूडेंट अब जाकर यह क्या हुआ, फॉर्मेट आपके द्विघात समीकरण में पूरा पूर्ण से बन गया कि -2x² + x + 6 = 0। अब देखिए इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ढंग से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा जो मध्य पद आपको x दिखाई दे रहा है इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, x को कैसे तोड़ा जाता है, देखिए मध्य पद को जैसे -2x² है, प्लस से प्लस लगा दीजिए। अच्छा ये बताइए कि इस x को हम क्या लिख सकते हैं, इस x को क्या हम ये लिख सकते हैं 4 - 3 फिर x + 6। आप कहेंगे 4 - 3x क्यों लिख दिए, तो 4 - 3x स्टूडेंट क्या होता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 में x का गुणा होगा तो x ही आ जाएगा। तो मतलब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस x को मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको करना स्टूडेंट ये है कि अब यह क्या हो जाएगा आपका कि -2x² प्लस 4 में x गुणा होगा तो हो जाएगा 4x, -3 में x गुणा हो जाएगा तो 3x + 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और बराबर 0 दे रखा तो बराबर 0 0 लगाते चलेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब आपका पेयर बन जाएगा, यहाँ पे आप इसका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट करना आपको यह है, यहाँ से देखिए अगर मैं क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ में -2x कॉमन ले लेता हूँ, सपोज दे समझिए -2x कॉमन ले लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसमें x² है, x² से एक x कैंसिल हुआ तो एक x तो बचेगा ही बचेगा। इस माइनस गुणा इस माइनस प्लस में होगा, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 बचेगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो x इस माइनस का गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी के 6, x - 2 = 0। देखिए कोई भी गुणनखंड तभी संभव है मतलब सही हो सकता है जो कि इस कोष्टक में जितना आया उस कोष्टक में उतना भी आना चाहिए, तभी वो आपका गुणनखंड सही हो सकता है। तो x - 2 इसमें भी आ गया, x - 2 इसमें, मतलब कि हमारा जो गुणनखंड है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी x - 2 यहाँ पे, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x - 2 एक कॉमन हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बचेगा, -2x और -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सिंपली आपको करना है कि एक बार इसके बराबर 0 कर दिए, एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए। तो हम करेंगे x - 2 = 0 कर देंगे, एक साइड आपको -2x - 3 = 0 कर देंगे। ठीक है, इसे करेंगे तो x बराबर -2 उधर जाएगा तो +2x = 2 आ गया। ऐसे करेंगे तो -2x बराबर प्लस -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और यहाँ से हम तब x का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा -3/2 निकल जाएगा, -3/2। तो देखिए x की 2 वैल्यू आ गया, एक तो आपको 2 आ गया, एक ये x बराबर -3/2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः दी गई समीकरण का हल, अतः दी गई समीकरण यहाँ लिखना पड़ता है, अतः दी गई समीकरण के हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और क्या हो जाएगा आपका -3/2 है।
ठीक है, बात खत्म। तो देख पा रहे हैं कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए कितना इसको लगाते लगाते कितना बड़ा हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन होता है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आपको लगा के चलना है, क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन देगा आपको लेकिन टेक्निकल देगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में पहले आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, नो डाउट आपको होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखिए बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी चौड़ाई या लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग लिखेंगे कि माना, देखिए किस प्रकार हल करेंगे, लिखेंगे माना पार्क की चौड़ाई, क्योंकि ना पार्क की लंबाई हमको मालूम है ना पार्क की चौड़ाई है, तो हम पहले मान लेंगे कि माना पार्क की चौड़ाई, माना पार्क की चौड़ाई, दोनों में से किसी एक को मान लेंगे, चाहे लंबाई मान लीजिए चाहे चौड़ाई। तो हम चौड़ाई मान लेते हैं कि माना पार्क की चौड़ाई कितना हो जा रहा है, x मीटर। ठीक है, x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्रश्नानुसार हमको क्या दिया है, पहले उसको लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि हमको एक चीज़ दे रखा है कि आयताकार पार्क का परिमाप दे रहा है, परिमाप दिया है ना, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार आयताकार पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक समझिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आयताकार पार्क का परिमाप कितना दे रखा है स्टूडेंट, 80 मीटर। ठीक है, जो दे रखा हम वही लिखे हैं, ज़्यादा कुछ तो लिखे नहीं है। आयताकार पार्क का परिमाप 80 मीटर मैंने लिख दिया। अच्छा अब आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप स्टूडेंट, यही तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत का परिमाप कितना दे रहा है, 80 मीटर, तो हम लोग इसके आगे 80 मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए बात को समझिए ध्यानपूर्वक। देखिए इसको मैं शॉर्ट करने के लिए दो लंबाई को मैं यल से डिनोट कर दे रहा हूँ और चौड़ाई को ब्रीथ से मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, मीटर को एम से। देखिए 2 से कट जाएगा कितने बार में, 40 बार में। तो हमको ये मालूम चल गया यहाँ पे कि लंबाई अब प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 मीटर आ गया। यहाँ से लंबाई निकाल सकता हूँ स्टूडेंट आराम से। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस चौड़ाई, यही तो होगा। यहाँ से लंबाई निकलेगा तो यल बराबर 40 माइनस चौड़ाई, चौड़ाई को मैंने x माना था तो इसलिए चौड़ाई की जगह मैं x रख दूंगा। मतलब लंबाई क्या निकल जाएगा, यहाँ पे लंबाई है, आप समझ जाइए ना, तब कोई कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। यल से लंबाई होता है, लंबाई बराबर क्या आ गया, 40 माइनस x मीटर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, x मीटर। अब देखिए लंबाई भी हमको मालूम चल गया। अब देखिए तब लंबाई हमको मालूम चल गया और चौड़ाई भी मालूम चल गया, इसलिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल भी हमको दे रखा है। तो लिखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप ही बताइए। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब जैसा देख पा रहे हैं कि लंबाई कितना हमारा है, 40 माइनस x। ठीक है, इंटू चौड़ाई कितना है, आगे से x दे रखा था। तो इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट प्रश्नानुसार हमको आगे से ही दे दिया था आयताकार पार्क का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमको दे रखा है आगे से ही कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमको क्वेश्चन में ही आगे ही बोल रखा है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है। देखिए क्वेश्चन में आगे ही बोल रखा है कि नहीं 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हमने कितना निकाले यहाँ पे, कितना 40 माइनस x इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट, आराम से हो जाएगा, कोई नो डाउट आपको होना चाहिए। 40 में x को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x, माइनस x में x को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर तो हो जाएगा 400। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए करना हमको ये चीज़ है कि सिंपली से आप बात को ध्यान से समझिए। इधर आपका क्या है, ये माइनस x स्क्वायर इधर अगर इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं बराबर लिख देता हूँ, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये माइनस x स्क्वायर अगर मैं इधर भेज दूंगा तो प्लस x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं,
आराम से हो जाएगा। ये प्लस 40x इधर भेज दूंगा तो ये माइनस 40x हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा। इधर आपका प्लस 400 तो दिया ही है, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो बच गया। ठीक है, तो इसको मैं इधर भी लिख सकता हूँ, जीरो को इधर भी लिख सकता हूँ, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस है 40x और प्लस 400 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अभी हमारा संपूर्ण रूप से एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। अच्छा, आप हमको ध्यान से एक बात समझिए, जो समझाने की कोशिश करूँगा उसको समझिएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस इस 40x को क्या लिख सकता हूँ, 2x गुणे 20 लिख सकता हूँ आराम से। आप प्लस इस 400 को क्या लिख सकता हूँ, 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अच्छा, आप ही बताइए फार्मूला बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है कि नहीं स्टूडेंट, आप बताइए ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, आप ही बताइए। देखिए ए स्क्वायर और देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आई फिर ये ए और फिर ये बी बन गया ना। मतलब हमको ये मालूम चल गया कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो किसका बन रहा है, तो बन रहा है एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर का बन रहा है। तो एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा एक्स माइनस 20 बराबर, यह इधर वर्ग है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो इधर जाएगा एक्स माइनस 20 बराबर 0 का वर्गमूल 0 होता है, तो एक्स बराबर माइनस 20 उधर जाएगा तो प्लस 20। अभी एक्स बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 20। ठीक है, एक्स बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब एक्स किसको माना था, पार्क की चौड़ाई माना था। एक्स मैंने क्या माना था, पार्क की चौड़ाई माना था ना स्टूडेंट। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पार्क की चौड़ाई, इसलिए पार्क की चौड़ाई मैंने एक्स माना था, एक्स बराबर आ गया तो एक्स बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। मतलब हमको मालूम चल गया कि पार्क की जो चौड़ाई हो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। तब पार्क की चौड़ाई मालूम चल गया तो लंबाई मालूम चल जाएगा कि नहीं, आराम से, क्योंकि लंबाई बराबर मैंने क्या बताया था, लंबाई बराबर यहाँ हम लोग क्या माने थे, लंबाई बराबर 40 माइनस चौड़ाई। ठीक है, तो हम लिखे लंबाई बराबर 40 माइनस एक्स था, एक्स को हम चौड़ाई माने थे, तो 40 माइनस एक्स बराबर कितना है, 20। तो 40 में से 20 गया तो 20 मीटर। मतलब हमको ये मालूम चल गया कि लंबाई भी मेरा 20 मीटर आ गया, चौड़ाई भी 20 मीटर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ यह संभव है, 20 मीटर लंबाई का और 20 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार बनाना संभव है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इतना तब नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह संभव है, अतः यह संभव है। ठीक है, अतः यह संभव है कि 20 मीटर लंबाई तथा 20 मीटर चौड़ाई का आयताकार पार्क बनाना। ठीक है, मतलब अतः यह संभव है, हम आयताकार पार्क बना सकते हैं 20 मीटर लंबाई तथा 20 मीटर चौड़ाई का। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही कितना हमने आसानी से इसे आपको बताया, एक एक वर्ड मैंने डिस्कस किया आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा किस स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए किस प्रकार इसे सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, कह रहा है कि देखिए एक वर्ग यह है और एक वर्ग यह है, इस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग का एरिया और फिर इस वर्ग का एरिया निकालने पर फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 117 मीटर स्क्वायर होना चाहिए स्टूडेंट, ये कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो देखिए किस प्रकार इसे हल करेंगे, आप ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, लिखेंगे कि माना प्रथम वर्ग की भुजा, मतलब पहले वर्ग की भुजा, माना प्रथम वर्ग की भुजा हम क्या मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे स्टूडेंट, क्या मान लेंगे, x मीटर। ठीक है, तथा यहाँ लिखेंगे तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे, हम y मीटर मान लेंगे। हम मान लेंगे कि पहला वर्ग था उसका भुजा x मीटर है। ठीक है, कितना x मीटर है, और दूसरा जो भुजा वर्ग है उसका भुजा y मीटर है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि जब दोनों की भुजा मालूम चल गया तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो हम लिखेंगे इसलिए
प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल। तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। अब भुजा हमारा क्या है, यक्स है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर। इसी तरह हम कर लेंगे, इसलिए इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तब सही रहेगा। इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, इसी प्रकार दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल फिर क्या होगा, ए स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, मतलब ए स्क्वायर मतलब होता है भुजा स्क्वायर। दूसरे वर्ग का भुजा क्या मानते हैं, वाई, इसलिए वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर हो। ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर। अगर ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाएंगे, 117 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, यहाँ पे समीकरण नंबर पहला तैयार हो गया बन के हमारे पास। ठीक है, चलिए तभी पहला तैयार हो गया। फिर कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, यदि उनके परिमापों का अंतर 12 हो, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखे इसलिए पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4a होता है, 4a। और ए यहाँ पे क्या होता है, भुजा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 और भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या मानते थे, यक्स, इसलिए क्या हो जाएगा 4x। तो पहले वर्ग का परिमाप 4x हो गया। इसी तरह स्टूडेंट, इसी प्रकार दूसरे वर्ग का परिमाप, इसी प्रकार हम लिखेंगे दूसरे वर्ग का परिमाप। और दूसरे वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप यही होता है 4 × a। ये यहाँ पे भुजा होता है तो क्या हो जाएगा 4, और दूसरे वर्ग का भुजा हम y माने थे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4y। तो यहाँ पर दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4y। अब देखिए यहाँ पर बोला था कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है, यानी उनके परिमापों का अंतर, तो पहले वर्ग का परिमाप आपका 4x है और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या है 4y। अगर दोनों को अंतर कर दिया जाए तो कितने के बराबर होने लगेंगे, 12 के बराबर होने लगेंगे। ठीक है, कितने, 12 मीटर के बराबर होने लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा x - y बराबर 12, 4 3 12 कटा देंगे तो हो जाएगा x - y बराबर 3। यह समीकरण नंबर क्या मान लेंगे स्टूडेंट, दूसरा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, दूसरा मान लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए सिंपली आपको करना क्या है, बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब सिंपली हम क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से समझिए बात को। यहाँ पे दिया है x - y बराबर क्या दिया है, 3 दे रखा है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x बराबर 3, -y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +y में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 3 + y निकल जाएगा। इसे समीकरण हम तीसरा मान लेते हैं स्टूडेंट। क्या मान लेंगे, तीसरा मान लेंगे। अब सिंपली आपको करना क्या है, तब इतना वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे मैं स्लाइड कर देता हूँ, अब यहाँ से इसको हल करके आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बात को समझिए। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 + y का मान, x बराबर 3 + y का मान, x बराबर 3 + y का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण पहला में रखने पे, समीकरण पहला में रखने पर। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए पहला में रखने पर, तो पहला समीकरण आपका क्या था, यही तो था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117। तो चलिए रख देते हैं, x आ गया तो x क्या रखेंगे, 3 + y का होल स्क्वायर रख देंगे स्टूडेंट, और प्लस ये बच जाएगा y स्क्वायर बराबर 117। अब 3 + y स्क्वायर का मतलब a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इसी तरह b स्क्वायर मतलब y, तो y का स्क्वायर प्लस 2a क्या हो गया 3, b क्या हो हमारा y, प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117। हल कीजिए तो हो जाएगा 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूनी के 6y प्लस y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 117 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6y। ठीक है स्टूडेंट, बराबर 117। ठीक है, प्लस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब यहाँ से बच जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर, यहाँ से हटा दे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ तक आया था कि 2y स्क्वायर प्लस 6y बराबर, यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, मतलब 108 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हल करेंगे तो आप देखिए इस पेज को यहाँ पे लेते हैं तो हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 108 इधर जाएगा तो हो जाएगा -108 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब सिंपली करना क्या है, यहाँ 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 3 6 3y माइनस 2 5 10 और 2 4 8 54 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0, क्योंकि 2 को गुणा इसमें होगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया। अब सिंपली आपको करना क्या है कि
54 को गुणा y में करेंगे तो क्या हो जाएगा 54y²। गुणा करने पे 54 आ जाए और जो घटाने पे 3y आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग पेयर बना देंगे, तो चलिए बनाते हैं इसका पेयर। तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 में से 6 जाएगा तो 3 भी बच जाएगा, तो मतलब ये हमारा सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y² प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0, क्योंकि 9y में से 6y जाएगा तो 3y प्लस 3y बच जाएगा ना, और 9y में से 6y गुणा करेंगे तो 54y² भी आ जाएगा। अब यहाँ से हम पेयर बना लेते हैं, यहाँ से y कामा लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 9, और यहाँ से 6 कामा लेंगे तो y माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस 6 9 54 बराबर 0। इसमें भी y प्लस 9, इसमें भी y प्लस 9 कामा ले लेते हैं तो हो जाएगा y प्लस 9 एक ठे में हो जाएगा y माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0। अब सिंपली करना क्या है यहाँ से कि एक बार y प्लस 9 बराबर 0 कर दीजिए, एक बार y माइनस 6 बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा -9, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सिंपली करना आपको ये है, अब देखिए सिंपली ये हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक वैल्यू तो लेंगे नहीं है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, तो y बराबर आ गया 6, और x बराबर क्या होगा, तो इस स्लिप में देखिए मैंने यहाँ पे क्या माना था, x बराबर 3 + y बराबर x बराबर 3 + y, समीकरण तीसरा। तो हम लोग लिख देंगे कि y बराबर 6 का मान, y बराबर 6 का मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर, समीकरण तीसरा में रखने पर। और समीकरण तीसरा क्या था, x बराबर 3 + y था, ठीक है। तो x बराबर क्या निकल जाएगा 3 और प्लस y का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, तो x बराबर 9। तो देखिए x बराबर 9 आ गया और y बराबर 6 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हमको ये मालूम चल गया कि पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई 9, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई 6 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्यूशन करा दिया हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर लाइक करते रहिए वीडियो को, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक आपको दे रखा है a, b + c, अब b, c + a और c, a + b। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये आपका NCERT का एक्सरसाइज है, क्या है NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दे रखा है। तो देखिए हमको निर्देशांक दे रखा है कि a, b + c दे रखा है, और दूसरा का दे रहा है कि b, c + a दे रखा है, और तीसरा का दे रखा है c, a + b दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना यहाँ पे x1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x1 बराबर a हो जाएगा कि नहीं आराम से। और यहीं पे y1 बराबर कितना हो जाएगा b + c हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x2 बराबर क्या हो जाएगा b हो जाएगा स्टूडेंट, और y2 बराबर क्या हो जाएगा c + a हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह इसमें x3 बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा स्टूडेंट, और y3 बराबर क्या हो जाएगा a + b हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना हो गया स्टूडेंट, तब आपके पास निकल गया डाटा। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक, सबको मालूम होगा भी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2, फिर यहाँ पे होता है x1 y2 - y3 होता है स्टूडेंट, और प्लस x2 बराबर यहाँ पे क्या होता है y3 - y1 होता है स्टूडेंट, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3 बराबर क्या हो जाएगा y1 - y2 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कोष्टक बंद। यह फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया, अब इसी पे आपको रखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब चलिए इस पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। अब रखने का मैटर यह है कि आप ध्यानपूर्वक आप रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 रख लीजिए, ठीक है। x1 आ गया, x1 की जगह हम क्या रखेंगे, x1 की जगह a रखेंगे, तो हम क्या रखेंगे a। फिर कोष्टक में y2 की जगह क्या रखेंगे c + क्या रखेंगे a, c + a, ये क्या गया y2 हो गया। फिर माइनस से माइनस लगा देंगे y3। अब y3 का वैल्यू क्या है, y3 बराबर यहाँ पे आ गया आपका a + क्या आ गया b आ गया स्टूडेंट कोष्टक में। अब जाके पूरा कोष्टक यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे अब x2 आ गया था, प्लस हम क्या लगाएंगे x2 बराबर कितना है b है, तो b लगा देंगे, ठीक है। y3 क्या दिया हमारा a + b है, तो a + b, फिर माइनस y1 कितना दे दिया हमारा, तो y1 हमारा दे दिया स्टूडेंट b + c दे रहा है, तो b + c लगाएंगे, ठीक है। प्लस देखिए x3 कितना दिया स्टूडेंट, तो c दिया तो c लगाएंगे। इसी तरह y1 दिया हमारा b + c, तो b + c लगाएंगे। फिर माइनस आ गया, माइनस लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। फिर y2 कितना दिया स्टूडेंट, तो c प्लस कितना दे रखा a दे रखा। अब इतना हो गया, अब इसे सॉल्यूशन
करेंगे। अब सोल्यूशन करेंगे तो आप ही ध्यान से समझिए, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c प्लस a, अब माइनस है तो माइनस ए, अब माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो ये भी माइनस कर देगा तो हो जाएगा बी, ठीक है। अब स्टूडेंट प्लस बी है तो बी लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, अब माइनस बी, इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस सी, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे सी, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी उतार दीजिए, माइनस आ गया तो माइनस सी, इस माइनस गुणा इसमें प्लस में होगा तो फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट आपको करना है क्या, यहाँ पे इसे सोल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ पे ए है तो ए लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यानपूर्वक समझने की बात को कोशिश कीजिएगा, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा सी माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, कोष्टक बंद, अब प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस सी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह सी, फिर यहाँ पे देखिए माइनस सी और प्लस सी, मतलब माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो बच जाएगा माइनस, अरे बी माइनस ए बच जाएगा, ठीक है। अब इतना बच गया। अब इसे सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। अब करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ए में सी का गुणा करेंगे तो ए सी, अब माइनस ए में बी का गुणा करेंगे तो ए बी, प्लस है तो प्लस उतार दीजिए, ए बी में ए को गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए बी, और माइनस बी में सी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी सी, प्लस है प्लस उतार दीजिए, बी में सी का गुणा करेंगे हो जाएगा बी सी, और माइनस ए में सी का गुणा करेंगे हो जाएगा ए सी, फिर ठीक है। अब इतना हो गया। अब आप सिंपली इसे हल करेंगे तो आप ध्यानपूर्वक आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ए सी माइनस ए बी प्लस ए, अच्छा देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आराम से, अब बी सी और यह बी सी आराम से कैंसिल कर सकते हैं, आराम से कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए, बचा क्या 1/2 बच गया, यहाँ बच गया ए सी, और माइनस यहाँ पे भी क्या बच गया स्टूडेंट आपका ए सी, और यहाँ पे बच गया माइनस ए सी। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए माइनस ए सी और माइनस ए प्लस ए सी माइनस ए सी, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 है, यहाँ पे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 0 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार आपको हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बहुत ही जबरदस्त तैयारी करा जा रही है सम्राट अकेडमी पे, तो सारे वीडियोज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।